हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन। व्हाट इज़ डिप्रेशन? डिप्रेशन इज़ अ स्टेट ऑफ लो मूड एंड अवर्जन ऑफ एक्टिविटी दैट कैन अफेक्ट अ पर्सन्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड सेंस ऑफ वेल बीइंग। डिप्रेशन एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें कि लो मूड होता है और ज़्यादातर वो एक्टिविटीज़ को मना करने की कोशिश करता है। ऐसी चीज़ करने से, उसके लो मूड से, उसके एवर्जन ऑफ एक्टिविटी के कारण उसके थॉट्स, फीलिंग्स और सेंस ऑफ वेलबींग में उसको अफेक्ट होता है। मतलब उसमें प्रॉब्लम आती है, दिखाई देता है उसके अंदर प्रॉब्लम। एक पर्सन की थॉट और फीलिंग ये सब कुछ चेंज हो जाता है अगर उसका मूड लो हो और वो एक्टिविटीज़ को अवॉइड करने का ट्राई कर रहा हो। दूसरी डेफिनेशन है, डिप्रेशन इज़ अ मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय सैडनेस ऑफ मूड, पॉवर्टी ऑफ आइडियाज़ एंड डिक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटीज़। डिप्रेशन एक ऐसा मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर है जिसके अंदर मूड का सैडनेस होता है, पॉवर्टी ऑफ आइडिया मतलब आइडियाज़ की कमी दिखाई देती है, डिक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटीज़ मतलब वो पर्सन एक्टिविटीज़ करने में भी सक्षम नहीं रह पाता। ऐसी कंडीशन को डिप्रेशन कहा जाता है। एक और डेफिनेशन है, डिप्रेशन इज़ अ कॉमन मेंटल डिसऑर्डर दैट प्रेजेंट्स विथ डिप्रेस्ड मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, फीलिंग्स ऑफ गिल्ट एंड लो सेल्फ वर्थ, डिस्टर्ब्ड स्लीप और एपेटाइट, लो एनर्जी एंड पुअर कंसंट्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसा कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर डिप्रेस्ड मूड दिखाई देता है, उसको किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट और प्लेजर फील नहीं होता, वो खुद को गिल्टी फील करता है, उसके अंदर सेल्फ वर्थ की फीलिंग लो रहती है और उसके अंदर डिस्टर्ब स्लीप और एपेटाइट दिखाई देता है। ना ही उसे नींद आती है, ना ही उसे भूख प्यास लगती है। उसके अंदर लो एनर्जी और पुअर कंसंट्रेशन दिखाई देता है, वो किसी भी काम करने में अपना पूरा कंसंट्रेशन नहीं दे पाता। आगे हम लोग समझेंगे इसका क्लासिफिकेशन, डिप्रेशन का क्या क्लासिफिकेशन है। तो अकॉर्डिंग टू ICD F32 के अंदर डिप्रेसिव एपिसोड आता है। F32 के सब टाइप है F32.0 माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड, मॉडरेट डिप्रेसिव एपिसोड, सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड विदाउट साइकोटिक सिम्टम, सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड विद साइकोटिक सिम्टम, अदर डिप्रेसिव एपिसोड, अटिपिकल डिप्रेशन, अनस्पेसिफाइड डिप्रेसिव एपिसोड। सो ये सारे जो टाइप्स हैं ना, ये इजीली लर्न हो जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे डैश डैश कर दिया है तो उसमें तो हमको डिप्रेसिव एपिसोड लिखना है। तो पहला हम लोग लिखेंगे F32 में डिप्रेसिव एपिसोड, 32 में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। सीवियर में हम लोग क्या लिखेंगे, विदाउट साइकोटिक सिम्टम। F32.3 में हम लोग क्या लिखेंगे, सीवियर है लेकिन साइकोटिक सिम्टम्स के साथ। 32.8 में क्या है कि अटिपिकल डिप्रेशन दिखाई देगा और F32.9 में अनस्पेसिफाइड रहेगा। फिर F33 में रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर ये शो होता है। तो ये था क्लासिफिकेशन डिप्रेशन का। अब हम समझेंगे इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में पहला है न्यूरोकेमिकल फैक्टर। न्यूरो मतलब ब्रेन और केमिकल, ब्रेन के किसी केमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर के अल्ट्रेशन के कारण डिप्रेशन होता है। तो वो नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के लेवल जब डिक्रीज रहता है हमारे ब्रेन में, तब डिप्रेशन कॉज होता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होता है डिप्रेशन को कॉज करने के लिए, तो वो होता है सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एंड डिसरेगुलेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड गाबा, इनके डिसफंक्शन डिसरेगुलेशन के कारण भी डिप्रेशन होता है, रिजल्ट्स इन डिप्रेशन। इन सब से डिप्रेशन होता है। जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होता है डिप्रेशन कॉज करने के लिए। इसमें भी अगर कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है तो डिप्रेशन होता है। जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स में अगर एक ट्विन को मेजर डिप्रेशन है तो ऐसा 70% से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो दूसरा ट्विन है उसमें भी डिप्रेशन हो। फिर तीसरा है हमारा कॉजेज़ में चेंज इन ब्रेन एनाटॉमी। अगर ब्रेन की एनाटॉमी में कुछ गड़बड़ है, जैसे कि फ्रंटल लोब में न्यूरॉन्स की कमी है, सेरेबलम में न्यूरॉन की कमी है, बेसल गैंग्लिया में कमी है, तो फिर ये सब डिप्रेशन को कॉज करती है। फोर्थ है साइकोलॉजिकल कॉज। साइकोलॉजिकल मतलब हमारे ब्रेन में कुछ ऐसा कुछ चल रहा है हमारे थॉट्स वगैरह में जिसके कारण डिप्रेशन हो रहा है, जैसे कि लॉस ऑफ पर्सन, लॉस ऑफ लव, फेलियर इन ऑक्यूपेशन, एग्जाम, बिजनेस, डिसअपॉइंटमेंट थ्रू द डाइवर्स। इन सब के कारण भी डिप्रेशन होता है।
फिफ्थ है साइकोलॉजिकल इलनेस। साइकोलॉजिकल इलनेस में है इन सम पीपल अ क्रॉनिक इलनेस कॉजेज डिप्रेशन। कोई अगर क्रॉनिक इलनेस है किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड यूजुअली कांट बी क्योर्ड कम्प्लीटली। और ऐसे पेशेंट्स में डिप्रेशन क्योर नहीं हो पाता, मतलब जड़ से ख़त्म नहीं हो पाता। जैसे कि किसी पेशेंट को है डायबिटीज़ मेलाइटिस है, हार्ट डिजीज़ हैं और एड्स है, तो इन सब पेशेंट्स में, इन सब पर्सनस में वो डिज़ीज़ भी क्योर नहीं हो पाती और वो डिप्रेशन भी परसिस्टेंट रहा आता है। सिक्स्थ है सोशियोलॉजिकल कॉजेज़। सोशियोलॉजिकल कॉजेज़ में आता है जैसे कि अगर कोई स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट अगर पहले कभी हुई है, जैसे कि डेथ, मैरिज, फाइनेंशियल लॉस, कास्ट आउट ऑफ फैमिली और सोशल ग्रुप, मतलब कास्ट से ही निकाल दिया गया हो या फिर किसी सोशल ग्रुप से निकाल दिया गया हो, तो ऐसे सोशियोलॉजिकल कॉजेज़ के कारण भी डिप्रेशन होता है। सेवन्थ है कॉग्निटिव फैक्टर। कॉग्निटिव फैक्टर मतलब हमारे सोचने वगैरह के प्रॉब्लम के कारण डिप्रेशन होना। डिप्रेशन ड्यू टू नेगेटिव कॉग्निशन विच इंक्लूड्स, मतलब हमारे ब्रेन में अगर नेगेटिव थॉट्स वगैरह आ रहे हैं तो उसके कारण भी सोच सोच के डिप्रेशन कॉज होता है। जैसे कि नेगेटिव एक्सपेक्टेशन, पुअर जजमेंट, फैमिली एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नॉट कम्प्लीटली। ऐसी जो एक्सपेक्टेशंस जो कंप्लीट नहीं हो रही, या नेगेटिव सोच रखना, या पुअर जजमेंट रखना, या फैमिली के एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं कर पाना, इन सब चीज़ों के कारण भी डिप्रेशन होता है। अब हम समझेंगे क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं डिप्रेशन के, मतलब साइन और सिम्टम क्या दिखाई देते हैं। पहला है डिप्रेस मूड, दूसरा है डिप्रेसिव कॉग्निशन, तीसरा सुसाइडल थॉट, फोर्थ साइकोमोटर एक्टिविटी एंड फिफ्थ साइकोटिक फीचर, सिक्स सोमैटिक सिम्टम, सेवन्थ अदर फीचर। हम लोग समझेंगे वन बाय वन करके। डिप्रेस्ड मूड, डिप्रेस्ड मूड में सैडनेस दिखाई देती है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट दिखाई देता है, लॉस ऑफ प्लेजर इन ऑल एक्टिविटीज़, उस पेशेंट को प्लेजर फील नहीं होता कोई भी एक्टिविटी करने से। दूसरा है डिप्रेसिव कॉग्निशन, उसके दिमाग में ऐसा उसका सोच जो होती है ना वो नेगेटिव होने लगती है, जैसे कि उसे होपलेस फील होता है, हेल्पलेस फील होता है, वर्थलेस, अनरीजनेबल गिल्ट होता है, सेल्फ ब्लेम, वो खुद को ही ब्लेम करता है। ये सब डिप्रेसिव कॉग्निशन के अंदर आते हैं। सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में, और सुसाइडल थॉट के लिए ही ECT की थेरेपी दी जाती है। तो लाइफ इज़ नो लॉन्गर वर्थ लिविंग, ऐसे थॉट्स आते हैं जिसके कारण वो सुसाइडल थॉट आते हैं। फिर फोर्थ में है साइकोमोटर एक्टिविटी, जो उसका साइकोमोटर एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, साइकोमोटर रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेड पेशेंट थिंक्स, वॉक्स, एक्ट स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे वो काम करने लगता है। क्वेश्चंस आर ऑफन आंसर्ड आफ्टर अ लॉन्ग डिले, कोई भी उससे क्वेश्चन पूछो उस पर्सन से तो वो आंसर बहुत देर सोचने के बाद फिर देगा। रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, फीलिंग ऑफ अनईजीनेस, अवॉइड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन इन डे टू डे एक्टिविटी, ये सब साइकोमोटर एक्टिविटी के अंदर आता है। फिर है साइकोटिक फीचर। साइकोटिक फीचर में है हैलुसिनेशंस होते हैं उस पेशेंट्स को, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट फील होता है, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल होता है, डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी होता है। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट मतलब हर चीज़ को खुद ही को दोष देने लगता है चाहे कुछ भी हो। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल मतलब उसे लगता है कि कोई और उसे कंट्रोल कर रहा है, किसी और के वो वश में है। डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी मतलब उसके दिमाग में कमी हो जाती है, वर्ड्स की, आइडियाज़ की कमी हो जाती है। सिक्स्थ है सोमैटिक सिम्टम, डिक्रीज एपेटाइट और वेट, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, साइकोमोटर एजिटेशन, ये सब सिम्टम्स भी उसमें दिखाई देते हैं और ये सोमैटिक सिम्टम के अंदर आते हैं। अदर फीचर्स में आ सकता है जैसे कि डिफिकल्टी इन थिंकिंग, कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, थिंक नहीं कर पा रहा। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिप्रेशन क्या है, या फिर कहें टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। तो पहला टाइप है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, MDD, जिसमें कि सिम्टम्स जो होते हैं वो अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा तक प्रेजेंट है तो उसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें डिप्रेशन प्लस साइकोटिक सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन डिस्टर्ब रहती है इसमें। दूसरा टाइप है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। परसिस्टेंट मतलब बहुत समय से रहे आना, अगर कोई भी डिप्रेशन 2 साल से या उस टाइम पीरियड तक अगर है तो उसको हम लोग परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहेंगे। तीसरा है बाइपोलर डिप्रेशन। बाइपोलर में भी जैसे कि हमको पता है मेनिया और डिप्रेशन दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली दिखाई देती हैं। तो साइकिल्स ऑफ मूड स्विंग्स फ्रॉम मेनिया टू डिप्रेसिव ऑकर, तो इसमें बाइपोलर में ये सब होता है। मेनिया कभी आता है, कभी डिप्रेशन होता है, कब फिर मेनिया आएगा, कब फिर डिप्रेशन होगा। फोर्थ वन है मेलनकोलिक डिप्रेशन। मेलनकोलिक जो होता है ये मोस्टली ओल्ड एज पर्सनस में दिखाई देता है और इसमें डिप्रेशन के सारे ही सिम्टम्स दिखाई देते हैं।
फिफ्थ है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर PMDD, सिग्निफिकेंट मूड सिम्टम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज, तो इस फेज में भी डिप्रेशन दिखाई देता है। सिक्स वन है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, सीजनल मतलब सीज़न के अकॉर्डिंग जो डिप्रेशन आ रहे हो उसको सीजनल कहेंगे। ज़्यादातर ये विंटर सीजन में दिखाई देता है और इसके कारण और सर्काडियन रिदम चेंज होने के कारण भी ये डिप्रेशन दिखाई देता है। सेवन्थ है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, मतलब कि जो आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद जो डिप्रेशन होता है वो होता है। इसमें हार्मोनल और लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण भी ये डिप्रेशन दिखाई देता है। एट्थ वन है अटिपिकल डिप्रेशन। अटिपिकल में क्या होता है कि ईटिंग हैबिट पेशेंट की बढ़ जाती है और उसे एक्सेसिव नींद भी आती है। ये था अटिपिकल डिप्रेशन। अब हम लोग समझेंगे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या करना है डिप्रेशन में। तो पहला तो हम लोग साइकोमोटर साइकोफार्माकोलॉजी करेंगे। साइकोफार्माकोलॉजिकल में 3 मेन मेडिसिन आती हैं। पहला है SSRI, दूसरा है TCA और तीसरा है MAOIs। SSRI होता है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन की कमी के कारण ही तो डिप्रेशन हो रहा था। अब जो सेरोटोनिन बार बार बॉडी से मतलब न्यूरॉन जंक्शन से रिलीज़ हो रहा था और वो बार बार रीअब्जॉर्ब हो जा रहा था, तो उस रीअब्जॉर्प्शन को ये SSRI रोकता है। रीअब्जॉर्प्शन रोकता है, इसके कारण फिर ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज़ होने लगता है। तो इसका 2 एग्जाम्पल है मेडिसिन, फ्लोजेंटीन और सर्ट्रेलिन। ये 2 मेडिसिन हैं SSRI की। दूसरी मेडिसिन का टाइप है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसको TCAs कहते हैं। ये क्या करता है, ये नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन दोनों के रीअपटेक को ब्लॉक करता है। दोनों के रीअपटेक को ब्लॉक करेगा तो इन दोनों का लेवल ब्रेन में इंक्रीज़ होगा। इसके अंदर 2 मेडिसिन आती है, इमिप्रामिन और एमिट्रिप्लिन। इजी नाम है, आप लोग इसे याद कर सकते हैं और ये कॉमनली यूज्ड ड्रग्स होती हैं। तीसरा ड्रग का टाइप है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर MAOIs। इट डिग्रेड कैटेकोलामाइन आफ्टर रीअपटेक, दस इंक्रीजिंग नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन लेवल। ये इन सब का जो फंक्शन है ना तीनों मेडिसिन का, वो एक जैसे ही है, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को इंक्रीज़ करना। तो इसका एग्जाम्पल है आइसोकार्बोक्साजाइड। ये तीनों ही मेडिसिन बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि डिप्रेशन की मेडिसिन बताइए, तो उसमें SSRI आता है, TCA आता है और MAOIs आता है। तो ये तीनों चीज़ याद रखना है। अदर ड्रग्स भी दे सकते हैं डिप्रेशन में। अदर न्यूअर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स में आता है बुप्रोपियोन और मैप्रोटिलिन। ये 2 अलग से एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं। फिजिकल थेरेपीज़ में हम लोग क्या दे सकते हैं, तो पहले हम लोग ECT दे सकते हैं। डिप्रेसिव वाले पेशेंट्स को लाइट थेरेपी देंगे। लाइट थेरेपी में क्या होता है कि एक फोटोथेरेपी, इसको फोटोथेरेपी भी कहा जाता है। इसमें आर्टिफिशियल लाइट के अंदर पेशेंट को रखा जाता है, जो कि उसके सीजनल डिप्रेशन को कम करता है। फिर तीसरा है रेपिटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन TMS, या फिर कहें वेगस नर्व स्टिमुलेशन VNS। इसमें डायरेक्टली ब्रेन के फंक्शंस को स्टिमुलेट करके उसको अफेक्ट किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है। तीसरा है हमारा साइकोसोशल ट्रीटमेंट। साइकोसोशल मतलब दिमागी तौर पे भी और सोशली भी एक ट्रीटमेंट देना, उसको साइकोसोशल कहेंगे, जिसमें कि साइकोथेरेपी देंगे, कॉग्निटिव थेरेपी देंगे। कॉग्निटिव थेरेपी में जो भी उसके नेगेटिव थॉट्स है उसको करेक्ट करके गुड थॉट्स में, गुड कॉग्निशन में हम लोग चेंज करेंगे। थर्ड है सपोर्टिव साइकोथेरेपी। सपोर्टिव साइकोथेरेपी में पेशेंट को ऐसी टेक्निक्स से सपोर्ट किया जाता है ताकि पेशेंट रीअश्योर हो सके, वेंटिलेट हो सके। ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है और रिलैक्सेशन थेरेपी दी जाती है। फिर फोर्थ है ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी में पेशेंट को ऐसे लोगों के बीच में रखा जाता है जो सिमिलर कंडीशन से फेस से गुजर रहे हों और एक दूसरे के शेयर थॉट को शेयर करें। तो ये माइल्ड केसेस के डिप्रेशन में देखा जाता है। जो भी माइल्ड केसेस होते हैं, ये एंजाइटी, एंगर, गिल्ट को इम्प्रूव करता है, दूर भगाता है। फिफ्थ है फैमिली थेरेपी। सिक्स्थ है बिहेवियरल थेरेपी। तो ये सब थेरेपीज थी जो कि डिप्रेशन में दी जाती हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट में पहला हमारा स्टेप होता है नर्सिंग असेसमेंट। तो असेसमेंट में हमको पता है सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा तो होता है। सब्जेक्टिव डाटा में इसको ये सारे ही साइंस देख सकते हैं पेशेंट को जो सब्जेक्ट फील कर रहा है। ऑब्जेक्टिव डाटा में वो चीज़ें लिखेंगे जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, नर्स ऑब्ज़र्व कर रही है एक पेशेंट को देखकर।
तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस हम लोग क्या क्या बनाएंगे, तो नर्सिंग डायग्नोसिस में हाई रिस्क सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस रिलेटेड टू डिप्रेस्ड मूड, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस एंड एंगर। ये पहला हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस है। दूसरा है डिसफंक्शनल ग्रीविंग रिलेटेड टू रियल और परसीव्ड लॉस। तीसरा है अल्टर्ड न्यूट्रिशन रिलेटेड टू डिप्रेस्ड मूड, लैक ऑफ एपेटाइट, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फूड। फोर्थ है सेल्फ एस्टीम डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू हेल्पलेसनेस, impaired cognition, negative view of self. फिफ्थ है अल्टर्ड कम्युनिकेशन रिलेटेड टू डिप्रेसिव कॉग्निशन। सिक्स्थ है अल्टर्ड स्लीप एंड रेस्ट रिलेटेड टू डिप्रेस्ड मूड एंड डिप्रेसिव कॉग्निशन। तो ये सब था ओवरऑल डिप्रेशन के बारे में पूरे ही नोट्स के साथ। नर्सिंग डायग्नोसिस अगर आपको और देखना है तो हम लोग उसे भी बता देते हैं। जैसे कि ये है हमारे पास नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ एंडोजीनस डिप्रेशन। असेसमेंट करेंगे तो असेसमेंट में हम लोगों को सारे पॉइंट्स वैसे ही हैं, जैसे कि पहला है ऑल इंडिविजुअल बिकम डिप्रेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ट्रांजिएंट सिम्टम्स मीन्स डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफ एवरीडे लाइफ, mild depressive episode occur when the grief process is triggered in response to the loss of a valued object. माइल्ड डिप्रेशन तब दिखता है जब कोई ग्रीफ वाला प्रोसेस वगैरह हो, कोई सी लॉस हो जाने के कारण। मॉडरेट तब दिखाई देता है जब जो ग्रीफ है वो प्रोलॉन्ग्ड और एक्सेजरेटेड हो रहा हो और एंगर स्टेज में वो पहुंच रहा हो। सीवियर डिप्रेशन तब दिखाई देता है जब सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो गए हों और वो मॉडरेट लेवल से भी ऊपर चला गया हो, तब हमको सीवियर डिप्रेशन दिखाई देता है। इसमें वो जो पर्सन जो होता है वो लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, वो रियलिटी से कांटेक्ट खो देता है, उसको सब कुछ रियल नहीं लगता, उसको सब कुछ फेक लगता है। ऐसा चीज़ सीवियर डिप्रेशन कहलाता है। नर्सिंग डायग्नोसिस हम बनाएंगे 1, 2 और भी, जिसमें कि पहला है हमारा रिस्क फॉर सुसाइड रिलेटेड टू डिप्रेस्ड मूड, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस। इसका गोल हम क्या बनाएंगे, क्लाइंट विल नॉट हार्म सेल्फ। इंटरवेंशन में हम लोग देख सकते हैं आस्क क्लाइंट डायरेक्टली, पेशेंट से पूछो हैव यू थॉट अबाउट हार्मफुलिंग योर सेल्फ इन एनी वे, क्या तुम्हारे दिमाग में कभी भी अपने आप को चोट पहुंचाने की सोच आई है। इफ़ सो व्हाट यू प्लान टू डू, अगर आपने ऐसा कभी सोचा तो आपने उसके लिए क्या प्लान बनाया, अपने आप को चोट पहुंचाने के लिए आपने क्या प्लान बनाया। हमको पेशेंट से ऐसे क्वेश्चन आस्क करना है, उसके आसपास की इन्वायरमेंट को सेफ़ बनाना है, रिमूव करना है जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं उसको। फॉर्मुलेट अ शॉर्ट टर्म वर्बल और रिटन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्लाइंट विल नॉट हार्म सेल्फ। हमको पेशेंट से ऐसे वर्बली और रिटन कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, उसे ऐसा बातों में बना के कि वो अपने आप को हार्म ना करे। एक क्लोज ऑब्जर्वेशन के अंडर पेशेंट को हमको रखना है। विजुअल ऑब्जर्वेशन हमको लगातार बनाते रहना है हर 15 मिनट में। मेडिकेशंस की स्पेशल ध्यान देनी है, उसको मेडिसिन कब देनी है, टाइम टू टाइम। उसके फ्रीक्वेंट राउंड्स वगैरह करना है उसके आसपास इरेगुलर इंटरवल में से क्या होगा, वो पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा कि कब उसे देखने नर्स आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं। ऐसे में वो ये प्लान ही नहीं बना पाएगा कि जब वो नर्स चली जाएगी तो फिर मैं कुछ काम करूँगा ऐसा। तो इसीलिए हम लोग इरेगुलर इंटरवल्स में पेशेंट्स के राउंड्स वगैरह लेते रहेंगे। एनकरेज करना है पेशेंट को कि वो अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टली एक्सप्रेस करे, अपने एंगर को दूर करे, उसको एक हॉस्टिलिटी प्रोवाइड करानी है। दूसरा हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस होगा डिसफंक्शनल ग्रीविंग मतलब शोक वगैरह रिलेटेड टू रियल और परसीव्ड कैन एविडेंस बाय डिनाइल ऑफ लॉस, इनअप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। एक ग्रीविंग प्रोसेस से पेशेंट जूझ रहा है, हमको उसको ठीक करना है। तो गोल हम लोग क्या बनाएंगे, क्लाइंट विल एबल टू वर्बलाइज नॉर्मल बिहेवियर एसोसिएटेड विद ग्रीविंग एंड बिगिन प्रोग्रेशन टूवर्ड्स रेजोल्यूशन। क्लाइंट को हमको ऐसे करना है कि वो अपने फीलिंग्स को, अपने बिहेवियर को वर्बलाइज कर सके। इंटरवेंशन में हम लोग क्या करेंगे कि हमको उसके स्टेजेस को फिक्स करना है, उसके ग्रीफ प्रोसेस को हमको ठीक करना है स्टेज बाय स्टेज। जैसे कि पहले हम लोग ट्रस्ट को डेवलप करेंगे, एम्पैथी दिखाएंगे, कंसर्न, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड वगैरह दिखाएंगे, टीच नॉर्मल बिहेवियर करेंगे, उसे सिखाएंगे हम लोग नॉर्मल बिहेवियर, उसकी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे, उसकी पेशेंट को हम लोग उसकी जो फीलिंग्स है उसको हम लोग किसी और चीज़ पर डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। और हेल्प द क्लाइंट विद ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ रिलेशनशिप विद लॉस्ट ऑब्जेक्ट। हमको समझाएंगे कि उसके पेशेंट की जो रिलेशनशिप थी वो कैसे
चेंज की जा सकती है, कैसे उसको मोटिवेट वगैरह करेंगे। तीसरा नर्सिंग डायग्नोसिस है लो सेल्फ एस्टीम related to learned helplessness, feelings of abandoned by other evidenced by expression of worthlessness। पेशेंट के अंदर लो सेल्फ एस्टीम है, क्यों है? क्योंकि वो हेल्पलेस फील कर रहा है, दूसरों ने उसे अपने ग्रुप से वगैरह से हटा दिया, तो इसलिए उसको लो सेल्फ एस्टीम हो रही है, उसको वर्थलेसनेस लग रहा है। हमारा गोल क्या होगा? क्लाइंट विल बी एबल टू अटेम्प्ट न्यू एक्टिविटीज़ विदाउट फियर ऑफ फेलियर। हमको क्लाइंट को ऐसे बनाना है कि वो न्यू एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके बिना किसी डर के। इंटरवेंशन में करेंगे स्पेंड टाइम विथ हिम, प्रमोट अटेंडेंस इन थेरेपी, एनकरेज क्लाइंट टू रिकॉग्नाइज एरियाज, टीच असर्टिवनेस एंड कम्युनिकेशन टेक्निक। हमको पेशेंट को ये सब कुछ सिखाना है। फोर्थ डायग्नोसिस है पावरलेसनेस रिलेटेड टू डिसफंक्शनल ग्रीविंग प्रोसेस एविडेंस्ड बाय फीलिंग ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल ओवर लाइफ सिचुएशन। पावरलेसनेस फील कर रहा है पेशेंट, कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ की सिचुएशंस को, इसलिए तो गोल हमारा क्या बनाएंगे? क्लाइंट विल बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम टू टेक कंट्रोल ऑफ लाइफ सिचुएशन। इंटरवेंशन में क्या करेंगे कि उसको पार्टिसिपेट करवाएंगे किसी भी गोल डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ में। गोल्स आर रियलिस्टिक बताएंगे हम उसे, एबल टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ लाइफ सिचुएशन, टू वर्बलाइज फीलिंग, ये सब हम करेंगे इंटरवेंशन। फिफ्थ डायग्नोसिस बनेगा स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस। पेशेंट को स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस हो रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है भगवान के ऊपर कि भगवान ने ऐसा किया वैसा किया, इसलिए तो गोल क्या होगा? क्लाइंट विल एक्सप्रेस अचीवमेंट्स ऑफ सपोर्ट एंड पर्सनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। पेशेंट को हमको बिलीव करवाना है कि वो उसको जो कुछ भी अच्छी चीज़ें हो रही है वो गॉड के कारण हो रही है, अब वो खुश हो जाए अपनी अचीवमेंट्स को लेकर। इंटरवेंशन में हम लोग करेंगे एक्सेप्टिंग एंड नॉन जजमेंटल व्हेन क्लाइंट एक्सप्रेसेस एंगर एंड बिटरनेस टुवर्ड्स गॉड। जो कुछ भी पेशेंट कहता है उसको हमको एक्सेप्ट करना है और नॉन जजमेंटल तरीके से, मतलब अपने व्यूज़ नहीं देने हैं। जो भी वो कह रहा है हमको सिंपली सुनना है, जजमेंट नहीं देना, अपनी राय नहीं देना। एनकरेज क्लाइंट टू वर्बलाइज फीलिंग, एनकरेज क्लाइंट दैट ही और शी इज़ नॉट अलोन, कॉन्टैक्ट स्पिरिचुअल लीडर ऑफ क्लाइंट्स चॉइस इफ़ ही शी इज़ रिक्वेस्ट। तो ये सब थे नर्सिंग डायग्नोसिस। इवैल्यूएशन में आप ये सब कुछ लिख सकते हैं। तो ये सब था डिप्रेशन के बारे में। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए, ऐसे और टॉपिक्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके नोट्स अच्छे से बने, वीडियो समझ में आई तो हमें कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को भरपूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।